Good morning, students. Now I am going to start a new lesson, Chapter 11, Independence and the Partition of India. In this chapter, we will study Shimla Conference and Wavell Plan, Cabinet Mission, reasons behind the arrival of Cabinet Mission, then a Cabinet Mission in India, rejection of the demand of Pakistan, Cabinet Mission Plan, reaction of different segments to this plan, Constituent Assembly and formation of the interim government, Attlee's announcement, reaction of the League, formation of interim government, Mountbatten Plan, main clauses of Mountbatten Plan, acceptance of Mountbatten Plan by Congress and League, then Independence Act 1947 and the end of British rule. In Europe, the Second World War came to an end with the fall of Germany in May 1945. The British Prime Minister Sir Winston Churchill's contribution in the victory of the war was highly appreciated. But at the same time, this handling of Indian affairs had been severely criticized. Public opinion in USA was in favor of the successful solution to the political deadlock in India. तो अब USA से भी ग्रीन सिग्नल आ गया है, पब्लिक की ओपिनियन आ चुकी है कि वो लोग पॉलिटिकल पावर को ट्रांसफर करने में फेवर कर रहे हैं और इस तरीके से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सर विंस्टन चर्चिल ने भी काफी ज्यादा जो वॉर में वो विक्ट्री हासिल किए हैं उनका कंट्रीब्यूशन हाईली अप्रिशिएट किया गया. नाउ हियर इज अ पिक्चर ऑफ लॉर्ड वेवल एंड सर विंस्टन चर्चिल. अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड चर्चिल सम्मानड लॉर्ड वेवल the Viceroy of India. Now this time Viceroy of India is Lord Wavell to London to discuss how to solve this constitutional deadlock in India. ये इंडिया में जो ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल पावर का जो इशू चल रहा है इसको डिस्कस करने के लिए लॉर्ड वेवल गए थे लंदन. लॉर्ड वेवल केम बैक टू इंडिया विद अ प्लान विच वॉज अनाउंस्ड ऑन 14th June 1945. Now what was the plan of the Lord Wavell? The main proposals of the Wavell Plan were as follows. First, a new executive council would be formed. एक नया executive council बनेगा excepting the Viceroy and Commander-in-Chief. Viceroy और Commander-in-Chief को छोड़ के बाकी सारे members जो councils के होंगे वो Indians होंगे. Second, the new council should have balanced representation of the main communities, including equal proportion of Muslims and Hindus. Muslim और Hindus के बराबर members होंगे काउंसिल में. काउंसिल वुड कैरी ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन अंटिल अ न्यू परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी अग्रीड अपॉन एंड केम इनटू फोर्स. काउंसिल तब तक मैनेजमेंट पार्ट संभालेगा जब तक एक नया परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन आ नहीं जाता. ये लॉर्ड वेवल का प्रपोजल था. नाउ नेक्स्ट शिमला कॉन्फ्रेंस एंड वेवल प्लान. लॉर्ड वेवल ने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी एट शिमला ऑन 25th June 1945. All the Indian political leaders who already had been released from the jail. तो जितने इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स जेल से निकल गए थे उनको इनवाइट किया गया कि ये नया प्रपोजल जो है लॉर्ड वेवल का वो डिस्कस किया जाए शिमला में. There was difference of opinions. बहुत सारे ओपिनियन निकल के आए ऑन दिस इशू ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. जिन्ना ने तभी डिमांड रखी दैट ऑल द मुस्लिम मेंबर्स ऑफ द काउंसिल मस्ट बी मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग. जितने भी मुस्लिम मेंबर्स बनेंगे काउंसिल के वो मुस्लिम लीग के भी मेंबर्स होंगे. ये जिन्ना ने डिमांड करी. सच अ प्रोपोजिशन वॉज थॉरली अनएक्सेप्टेबल टू द कांग्रेस और ये कांग्रेस ने एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं किया. द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द कांग्रेस इन द कॉन्फ्रेंस. चीफ स्पोक्समैन ऑफ द कांग्रेस कौन था उस कॉन्फ्रेंस में? मौलाना अबुल कलाम आजाद. इन्होंने फर्मली डिक्लेयर कर दिया, स्ट्रिक्टली बोला कि कांग्रेस वुड नॉट पॉसिबली टू बी अ पार्ट ऑफ एनी अरेंजमेंट. कांग्रेस बिल्कुल भी इसका पार्टिसिपेशन नहीं बनेगा. डैट प्रेजुडिस्ड इट्स नेशनल कैरेक्टर, जो नेशनल कैरेक्टर को रिड्यूस करे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू अ कम्युनल बॉडी. वाइसरॉय वेवल मीटिंग इंडियन लीडर्स एट शिमला कॉन्फ्रेंस और वहां पे ये सारा डिस्कशन हुआ. ऑन 14th July 1946 लॉर्ड वेवल ने अनाउंस कर दिया कि प्लान पूरी तरीके से फेल्ड हो गया एंड द फेलियर ऑफ द शिमला कॉन्फ्रेंस क्रिएटेड एन एटमॉस्फियर ऑफ डिस्पेयर इन द कंट्री. नाउ नेक्स्ट कैबिनेट मिशन. अब कैबिनेट मिशन अब इंडिया में आता है. क्यों आता है? क्योंकि जापान ने सरेंडर कर दिया एलिस को इन अगस्त 1945 and somehow now Second World War came to an end. The Labour Party
came to power in England and Mr. Churchill was replaced by Clement Attlee. Now Clement Attlee as the Prime Minister of England. Winston Churchill अब रिजाइन कर दिए हैं, अब उनको रिप्लेस कर दिए हैं क्लेमेंट एटली. एटली हैड सॉफ्ट कॉर्नर फॉर इंडियन एस्पिरेशंस. एटली बहुत चाहते थे इंडियंस को पॉलिटिकल पावर मिल जाए. ही अनाउंस्ड दैट अ कैबिनेट मिशन वुड बी सेंट टू इंडिया और क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन को इंडिया में भेजा टू सॉल्व दिस पॉलिटिकल डेडलॉक इन इंडिया. क्विक ट्रांसफर ऑफ पावर. कैबिनेट मिशन क्यों आया इंडिया में, एटली ने क्यों भेजा? जल्द से जल्द पावर ट्रांसफर हो जाए, एज सुन एज पॉसिबल इंडियन के हैंड्स में चला जाए, फ्रॉम ब्रिटिश हैंड्स स्पीडी ट्रांसफर हो जाए, इंडियन हैंड्स के हाथ में इंडिया चला जाए. सेकेंड, द एगिटेशन अगेंस्ट द ट्रायल ऑफ द INA ऑफिसर्स. द INA ऑफिसर्स को न्यू दिल्ली लाया गया फॉर ट्रायल एट द रेड फोर्ट आफ्टर द कैप्चर्ड एट इम्फाल एंड रंगून. इम्फाल रंगून के बाद न्यू दिल्ली में लाया गया INA ऑफिसर्स को. दे वर ब्रांडेड एज ट्रेटर्स. द ट्रायल ऑफ सच INA ऑफिसर्स लाइक शहनवाज खान, प्रेम सहगल एंड GS धिल्लन invoked unprecedented popular upsurge in the country. Under popular pressure उनको रिलीज किया गया. The trial caused a wave of patriotism और इस तरीके से patriotism फिर बढ़ती है. Against this background mission इसीलिए भेजा ही गया था. Elections to the legislature. By February 1946 election होता है to the central and provincial legislature had been held. Congress formed ministries in 8 out of 11 provinces. तो out of 11 provinces Congress ministries won 8 provinces. The League formed government in Bengal and Sindh, while in Punjab a coalition मतलब गठबंधन, मिली जुली सरकार, government was formed. The League was not happy with the formation of governments and continued demanding the partition of India. तो लीग बिल्कुल हेल्प करने के लिए नहीं रेडी था, ना हैप्पी था इस गवर्नमेंट से बनने से, जो कोalition गवर्नमेंट बना, और उसने पार्टीशन की डिमांड रखी. Now next, cabinet mission in India. Cabinet mission arrived on 24th March 1946 and it consisted of 3 cabinet members: Pethick Lawrence, Sir Stafford Cripps and A.V. Alexander. A.V. Alexander was the first Lord of Admiralty. Then Sir Stafford Cripps was the president of the Board of Trade and Pethick Lawrence was the secretary of the state. They started discussions with various Indian leaders. तो ये तीनों ने इंडियन लीडर्स के साथ डिस्कशन करना स्टार्ट किया, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट सेक्शंस एंड पार्टीज. इंडियन लीडर्स भी थे जो डिफरेंट सेक्शन से बिलोंग करते थे, डिफरेंट पार्टीज से बिलोंग करते थे. मोस्ट ऑफ दीज लीडर्स प्रेफर्ड अ यूनाइटेड इंडिया, बट जिन्ना एंड द मेंबर्स, सारे लीडर्स ने ज्यादातर बोला कि यूनाइटेड इंडिया, कोई किसी भी तरीके का पार्टीशन नहीं होना चाहिए. लेकिन जिन्ना और उनके मेंबर्स जो थे, जो मुस्लिम लीग के थे, उन्होंने हमेशा डिमांड करी फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. द कैबिनेट मिशन रिजेक्टेड द लीग्स डिमांड. कैबिनेट मिशन ने इस लीग की डिमांड को, मतलब पार्टीशन की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया फॉर पाकिस्तान. जो कि वो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे थे, वो रिजेक्ट हो गया. Now, what were the reasons behind the rejection of the demand of Pakistan? कैबिनेट मिशन ने क्यों डिमांड ऑफ पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया? फर्स्ट रीजन इज द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वुड नॉट सॉल्व द कम्युनल प्रॉब्लम. पाकिस्तान बन जाने से क्या कम्युनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती? नो. एज द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ पाकिस्तान would be about 37.93% and in the northeastern region 48.31%. Hence, in the country like India, it was not viable. The Commission saw no justification for including those non-Muslim areas of Punjab, Bengal, Assam and within Pakistan. अब जो non-Muslim areas हैं पंजाब में, बंगाल में, असम में, उसका क्या होगा? वो इंक्लूड होगा पाकिस्तान में कि नहीं होगा? इसके रिगार्डिंग कमीशन ने कुछ बोला ही नहीं. Third, the areas in Bengal demanded by the Muslim League were separated from the western part by thousands of miles. Princely states would find it difficult to decide which union to join. Princely states को भी बहुत मुश्किल हुई, बहुत डिफिकल्ट हुआ कि कौन सा यूनियन हम ज्वाइन करें, पाकिस्तान ज्वाइन करें कि इंडिया में ही रहें. The armed forces, post and telegraph system has been designed for India as a whole. और सही बात है, इंडिया में पार्टीशन कोई सोच के नहीं पहले से चल रहा था. तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम, आर्म फोर्सेस इंडिया को एज अ होल मानती थी. पार्टीशन से होने से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी. तो इसी वजह से कैबिनेट मिशन ने ये सही समझा और पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया.
Now the next topic is Cabinet Mission Plan. After rejection of demand of Pakistan, Cabinet Mission ने खुद अपना plan propose किया. Federal Union, there was to be a federal union of British provinces and the princely states. The union government would deal with foreign affairs, defense and communication. Second, powers of the provinces and the princely states. All subjects other than union subject, all residuary powers would vest in the provinces. Provinces के बाद बाकी सारी residuary powers रहेंगी. जो सब्जेक्ट यूनियन संभालता है वो यूनियन अपना सब्जेक्ट संभालेगा, बाकी पावर्स जो रहेंगी वो प्रोविंसेस के पास रहेंगी. Thus the provinces would enjoy full freedom in all subjects other than the union subject. Grouping of the provinces. 3 ग्रुप्स बनेंगे. ग्रुप ए में रहेगा मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड ओडिशा. ग्रुप बी में रहेगा पंजाब, नॉर्थ, वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिंध. एंड ग्रुप सी में रहेगा असम एंड बंगाल. Constituent Assembly will be set up to frame the constitution for the Indian Union. Constituent Assembly set up होगी जो constitution बनाएगी. It would consist of 385 members. Provinces were to elect 292 members and the princely states were allocated 93 seats. After the election, Constituent Assembly would meet at New Delhi as one body and they will elect a chairman. Then the members would be divided into 3 groups A, B and C to frame their respective provincial constitution. तो ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C के members बनेंगे. members को डिवाइड कर दिया जाएगा ग्रुप A, ग्रुप C में, ताकि वो अपने अपने provinces के constitutions frame करें. They would also decide if any regional constitution would be set up for these provinces. Finally, एक union constitution framed करेगा Constituent Assembly. Interim government. An interim government would be formed at the center with 14 members. For the time being, the Viceroy would reconstitute his executive council consisting of the representatives of all communities. Decision about joining the British Commonwealth. India free है ये decide करने के लिए कि उसको British Commonwealth के under में रहना है, within the British Empire ही उसको काम करना है और cede from it, और या तो उससे British Commonwealth से हटना है. ये India decide करेगी. Transfer of power. A treaty would be worked out between the Constituent Assembly and the United Kingdom for matters arising out the transfer of power. Power को transfer करने का from British hands to Indian hands. ये treaty एक sign होगा Constituent Assembly के बीच में और United Kingdom के बीच में कि जो भी matters होंगे, मतलब अब power को transfer किया जा रहा है तो अब Indian hands के हाथों जाएगा. तो ये मतलब काम करवाना है. कैबिनेट मिशन में ये प्लान था. The reaction of different segments to this plan. अब जब ये प्लान प्रपोज्ड हुआ उसके बाद अब डिफरेंट सेगमेंट्स के आप रिएक्शन देखेंगे. फर्स्ट वन इज कांग्रेस वर्किंग कमिटी जो थी यहाँ पे चाहती थी कि प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने वो सोवरेन हो, मतलब डेमोक्रेटिक हो फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब उसको कहीं से बाउंडेशन ना हो कि while drafting constitution, I mean to say कि constituent assembly free रहेगी. The Congress also demanded that the provinces should be given the freedom to opt out of a group to which he did not want to belong. The cabinet mission accepted. और cabinet mission ने इस complete freedom of the constituent assembly को accept कर लिया. But it insisted on the compulsory grouping of the provinces. However, Congress accepted the plan because it preserved the unity of India. Congress agreed to participate in the Constituent Assembly in order to draft the Constitution. तो कांग्रेस ने यहाँ पे Constituent Assembly में पार्टिसिपेशन के लिए एग्री कर लिया क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है. बट द कांग्रेस रिजेक्टेड द वाइसरॉयज ऑफर टू फॉर्म एन इंटरिम. वाइसरॉय का जो ऑफर था इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का, कांग्रेस ने ये रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कांग्रेस डिसएग्रीड विद द प्रिंसिपल ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स विद द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द इंटरिम गवर्नमेंट. कांग्रेस वुड नॉट एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग क्योंकि इट वॉज द ओनली बॉडी रिप्रेजेंट, क्योंकि मुस्लिम लीग सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, वो नेशन को नहीं देख रही है. तो कांग्रेस बिल्कुल भी मुस्लिम लीग की डिमांड को फुलफिल नहीं करना चाहती, वो अग्रीमेंट नहीं कर रही है. इट वॉज also not ready to agree on the artificial parity between the league and the Congress in the formation of the provisional government. वो artificially भी उसके साथ लीग के साथ काम नहीं करना चाहती, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने के लिए भी नहीं करना चाहती कांग्रेस. Now, what was the reaction of the Muslim League? The League was not happy with the cabinet mission plan क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने अभी प्रपोजल कैबिनेट मिशन का पढ़ा उसमें कहीं भी पाकिस्तान की क्रिएशन की बात नहीं हुई है. On 6th June 1946, the League accepted the proposal of the cabinet mission
as it saw the seeds for the future Pakistan in the plan, क्योंकि उसने ये देखा कि हाँ आगे चल के पाकिस्तान फ्यूचर में क्रिएट हो सकता है, तो फिर लीग ने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन. द मुस्लिम लीग later blamed then the viceroy had delayed the formation of the interim government. It formally withdrew its acceptance of the cabinet mission plan and resorted to direct action. The Sikh disagreed with the proposal of as Punjab was kept in group B along with the Muslim majority. पंजाब को ग्रुप बी में रखा गया था और जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी थी. प्रोविंसेस ऑफ सिंध एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, तो ये भी प्रोविंसेस था. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ये भी था सिंध के साथ. तो पंजाब सिख जो थे वो डिसएग्रीड थे. उनको डर था कि मुस्लिम लीग वुड प्ले अ डोमिनेटिंग रोल इन द रीजन. शेड्यूल्ड कास्ट को भी डिवाइड कर दिया गया इनटू टू ग्रुप्स, अंबेडकर ग्रुप्स एंड जगजीवन राम ग्रुप. द अंबेडकर ग्रुप opposed the plan as only one seat had been offered to the scheduled caste. तो जो अंबेडकर ग्रुप के लोग थे उन्होंने इस प्लान को अपोज किया. दे वर अगेंस्ट दिस प्लान बिकॉज एक ही सीट, ओनली वन सीट ऑफर करी गई थी शेड्यूल कास्ट को, कम्युनिटी को इस इंटरिम गवर्नमेंट में. एंड जगजीवन राम ग्रुप ने सपोर्ट किया कांग्रेस के पॉइंट को. नाउ चिल्ड्रेन, द नेक्स्ट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट. Elections to the Constituent Assembly were held in July 1946. Congress won 201 seats and Muslim League won 73 seats. तो अब आप देखिए कांग्रेस ने ज्यादा सीट्स जीती हैं, जस्ट डबल ऑफ मुस्लिम लीग. तो द रेस्ट ऑफ द सीट्स वर सिक्योर्ड बाय द इंडिपेंडेंट्स एंड अदर पार्टीज. तो अब जब कांग्रेस ने इतना ज्यादा मेजोरिटी से जीता है तो अब रिएक्शन क्या है लीग का. लीग ने बिल्कुल पसंद नहीं किया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्यादातर मेजोरिटी कांग्रेस की हो गई. इट ऑल्सो थॉट दैट आफ्टर द ब्रिटिश, और उनको लगता था, लीग खुश क्यों नहीं थे, लीग इसलिए खुश नहीं थे, दे वर नॉट हैप्पी, क्योंकि उनको लगता था कि जब ब्रिटिश इंडिया से चले जाएंगे तब पॉलिटिकल पावर हिंदू के हाथ में हो जाएगी, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन में ज्यादातर मेजोरिटी हिंदूज की है. द मुस्लिम लीग पास्ड अ रेजोल्यूशन ऑन 29 जुलाई 1946 विड्रॉइंग इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान. तो पहले उन्होंने कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर लिया था, अब वो 29 जुलाई 1946 को एक रेजोल्यूशन पास करते हैं मुस्लिम लीग, वो विड्रॉ करते हैं अपना एक्सेप्टेंस कि हम कैबिनेट मिशन प्लान से सहमत नहीं हैं. इट फिक्स्ड 16 अगस्त, और तभी 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे बनता है टू प्रेशराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट. तब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं टू एक्सेप्ट, ताकि वो जिन्ना की डिमांड को फुलफिल करें फॉर द क्रिएशन ऑफ Pakistan. In Calcutta, the day began with terrible activities as the city witnessed merciless torturing, stabbing and killing of innocent Hindu civilians. The act of brutality prevailed in the city. Calcutta में तो बहुत ही terrible activities होने लगी, बहुत ही horrible incident होने लगा, और इस तरीके की ब्रूचुअलिटी पूरे सिटी में 4 days तक चली. राइट्स होने लगे, दंगे होने लगे, नफरत की आग पैदा होने लगी. स्प्रेड टू नोखली एंड टिपरा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ईस्टर्न बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ बिहार एंड पंजाब. द बंगाल चीफ मिनिस्टर एच सुहरावर्डी डिड नथिंग टू स्टॉप दिस वायलेंस. उन्होंने कुछ भी नहीं किया इस वायलेंस को रोकने के लिए. फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट. तभी वाइसरॉय ने स्टार्ट किया डिस्कशन विद पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड जिन्ना रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, ताकि इंटरिम गवर्नमेंट बने. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोज किया एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 14 मेंबर्स का, आउट ऑफ विच 5 टू बी नॉमिनेटेड बाय द मुस्लिम लीग एंड 6 बाय द कांग्रेस. तो 5 जो थे वो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे और 6 जो थे वो कांग्रेस के थे एंड 3 फ्रॉम द माइनॉरिटी ग्रुप. जिन्ना ने रिफ्यूज कर दिया कि ये ज्वाइन नहीं करेंगे. जिन्ना रिफ्यूज टू ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट. ऑन 14 अगस्त 1946 वाइसरॉय ने इनवाइट किया नेहरू को कि गवर्नमेंट बनाइए. The new government with Nehru and his colleagues and assumed office on 2nd September 1946. तभी उस दिन मुस्लिम लीग ने इस दिन को डे ऑफ मॉर्निंग बोला है, मतलब मॉर्निंग मीन्स मातम का दिन, क्योंकि नेहरू को इनवाइट मिल गया है वाइसरॉय से टू फॉर्म द गवर्नमेंट. नेहरू फॉर्म द गवर्नमेंट विथ हिज कोलीग्स. तो अब मुस्लिम लीग तो रिफ्यूज कर दी ज्वाइन करने को, तो मुस्लिम लीग ने इस डे को डे ऑफ मॉर्निंग का नाम दिया है. But the Muslim League in October 1946 decided to join the government in order to have a foothold in the government to emphasize his demand for Pakistan. लेकिन अब फिर मुस्लिम लीग ने
डिसाइड कर लिया कि हम गवर्नमेंट ज्वाइन करेंगे अक्टूबर में, ताकि हम फिर से अपनी डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान रख सकें। 5 मुस्लिम लीग मेंबर्स ने सॉन किया, शपथ लिया ऑन 25 अक्टूबर 1946 एंड द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस वाज गिवन टू लियाकत अली। फाइनेंस का डिपार्टमेंट लियाकत अली को दे दिया गया, बट द लीग ज्वाइन द गवर्नमेंट। लीग ने ज्वाइन तो किया था गवर्नमेंट को, कोऑपरेट करने के लिए नहीं, ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए। कांग्रेस जो जो कदम उठाएगी उसको स्टॉप करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए लीग ने ज्वाइन किया है गवर्नमेंट, कोऑपरेट करने के लिए नहीं किया है। कम्युनल राइट्स चल रहा था। ब्रिटिश एज वेल एज कांग्रेस रियलाइज्ड that all attempts to bring about communal harmony would be futile, would be waste. League and the Congress could not work as a team. तभी ब्रिटिश ने भी रियलाइज किया और सभी लीडर्स ने भी रियलाइज किया कि लीग और कांग्रेस बिल्कुल भी एक साथ काम नहीं कर सकती, could not work as a team in the interim government. This was quite natural because of wide divergence in their ideas. और ये नेचुरल था भी क्योंकि उनकी आइडियाज, उनके ओपिनियंस, उनकी सोच, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनके व्यूज सब डिफरेंट थे, कांग्रेस के अलग थे लीग से। द लीग ओपनली डिनाउंस द आइडिया ऑफ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्ट्री। और लीग तो ओपनली रिजेक्ट करते हैं यूनिटी के आइडिया को, मतलब डिनाउंस करते हैं इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हम जिम्मेदार नहीं है, हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री का वो जिम्मेदारी लीग लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इस आइडिया को जब वो डिनाउंस कर रहे हैं ओपनली, इसका मतलब है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इंटरिम गवर्नमेंट वो नहीं बनाना चाहते हैं कांग्रेस के साथ। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9th December 1946 to begin with its drafting for now a new constitution would be framed for India. तो फर्स्ट मीटिंग हेल्ड होती है on 9th December 1946. Jinnah and 73 members did not attended this assembly, है ना, and they boycotted the assembly. उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं लिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। 73 मेंबर्स थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने भी। Jinnah declared that only the formation of Pakistan and Hindustan could bring a solution to the communal problem. तो जिन्ना ने ये साफ बोल दिया कि जब तक पाकिस्तान नहीं बनेगा और हिंदुस्तान अलग नहीं होगा, मतलब इंडिया को 2 ग्रुप्स में बांटा नहीं जाएगा, 2 डोमिनेंस में नहीं जब तक डिवाइड किया जाएगा, ये इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम, ये कम्युनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। तभी एटलीज अनाउंसमेंट हुई। नाउ व्हाट इज एटलीज अनाउंसमेंट? इंटरिम गवर्नमेंट तो फेल्ड हो गई, ये तो इनके कम्युनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही नहीं रही है बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अब कम्युनल राइट्स भी चल रहे हैं, वो भी अंडर कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए ऑन February 20, 1947 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सर क्लेमेंट एटली ने अनाउंस किया इन द हाउस ऑफ कॉमन्स इन द ब्रिटिश हाउस दैट द ब्रिटिश वुड क्विट इंडिया, कि अब ब्रिटिश इंडिया को छोड़ देगी बाय 30th June 1948 तक में। If the Indian leaders by this time could not come to an unanimous decision, और अगर अभी तक इंडियन लीडर्स कोई unanimous decision में नहीं आते हैं regarding the formation of government, British government might choose a central government as its own discretion and would delegate necessary powers. और अगर वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करते हैं, मतलब अगर इंडियन लीडर्स कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह अपनी नेसेसरी पावर्स को डेलीगेट करेगी। He also announced that लॉर्ड वेवल को भी रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय लॉर्ड माउंटबैटन। तो अब लॉर्ड माउंटबैटन आ गए हैं। गांधी जी वॉज सेटिस्फाइड बिकॉज ब्रिटिश वॉज लीविंग इंडिया विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। मुस्लिम लीग वॉज ऑल्सो हैप्पी विद दिस अनाउंसमेंट, है ना, बिकॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मेड इट क्लियर कि पावर तो ट्रांसफर होगी टू अ सिंगल गवर्नमेंट। इट कंटिन्यूड इट्स स्ट्रगल फॉर पार्टीशन, लेकिन मुस्लिम लीग ने इंडिया की पार्टीशन के लिए, फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा। इस डिक्लेरेशन के बाद भी लीग ने दंगे, कम्युनल राइट्स पंजाब में, असम में करते रहे। अब आता है माउंटबैटन प्लान, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही, इसी ने इंडिपेंडेंस दिलाई है और इसी ने पाकिस्तान का क्रिएशन भी अनाउंस किया है। तो दिस प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड वेवल लेफ्ट इंडिया ऑन 23rd March 1947 and Lord Mountbatten assumed office on 24th March 1947. Just after one day, Lord Wavell left India. उसके तुरंत ही बाद as the new Viceroy of India. तो new Viceroy of India is Lord Mountbatten.
after Lord Wavell. His primary task, लॉर्ड माउंटबैटन आए थे अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और वो टास्क था ट्रांसफर ऑफ पावर, जल्द से जल्द, एज सुन एज पॉसिबल. ही वॉज देयर टू रिस्टोर पीस, ताकि कांग्रेस और लीग के बीच में जो इतनी अनबन हो रही है, शांति वापस आए, और हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में भी जो अनबन है रिस्टोर करे, मतलब पीस एंड सिक्योरिटी दोबारा लॉर्ड माउंटबैटन ला सके. डिस्कशंस उन्होंने स्टार्ट किया विथ ऑल द लीडर्स ऑफ ऑल द पार्टीज. नेहरू के साथ, आजाद, पटेल, जिन्ना, बलदेव सिंह, लिक्कत अली खान, सबके साथ कि क्या करें आगे चल के, कैसे, मतलब भाई लॉर्ड माउंटबैटन जब तक सुनेंगे नहीं लीडर्स की डिमांड्स, क्या चाहते हैं लोग, पॉइंट्स मतलब उन्होंने लीडर्स के लिए regarding the future course of action. But Lord Mountbatten ultimately assumed that partition of India was inevitable. He therefore wanted to transfer power without any delay. He personally went to England, और ये वो खुद इंग्लैंड गए to inform the British government about the political deadlock prevailing in India and get his plan approved. तो वो खुद पर्सनली इंग्लैंड गए ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने की जो ये पॉलिटिकल डेडलॉक, एक पॉलिटिकल सोल्यूशन जो उन्होंने निकाला है, और पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो इंडिया में चल रही है उसको इन्फॉर्म करने के लिए, और अपने प्लान को जो उन्होंने सोचा है वो प्लान को अप्रूव कराने. ऑन 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबैटन अनाउंस्ड हिज प्लान. तो व्हाट वर द क्लॉजेस ऑफ द, नाउ द मेन क्लॉजेस ऑफ माउंटबैटन प्लान. फर्स्ट इज पार्टीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे पॉलिटिकल डेडलॉक सॉल्व हो सकता है. पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो चल रही है अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड द डिफरेंसेस बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, पार्टीशन ऑफ इंडिया उन्होंने फाइनली अनाउंस कर दिया, क्योंकि जिन्ना की डिमांड थी कंट्री वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 डोमिनियंस, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान. बंगाल एंड पंजाब, द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब वॉज प्रपोज्ड. बंगाल और पंजाब का पार्टीशन होगा प्रोवाइडेड दैट द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द 2 प्रोविंसेस डिसाइडेड इन फेवर ऑफ पार्टीशन. द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलहेट, द मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलहेट, क्योंकि वहां ज्यादा मुस्लिम्स हैं, वो भी डिसाइड करेंगे वेदर इट उनको ज्वाइन करना है ईस्ट बंगाल कि उनको असम में ही रहना है. सिंध, Legislative Assembly of Sindh was to take its own decision at a special meeting. Northwest Frontier Province, a referendum was to be held to decide the future of the province, कि वो भी कहाँ जाना चाहते हैं, किस पंजाब तरफ, पाकिस्तान तरफ की इंडिया तरफ. The princely state, the treaties with the princely states would come to an end. They would free to join either of 2 डोमिनियंस, कि वो इंडिया में रहेंगे कि वो पाकिस्तान तरफ जाएंगे. प्रिंसली स्टेट्स फ्री हैं इसको डिसाइड करने के लिए. अ बाउंड्री कमीशन, द प्लान प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ बाउंड्री कमीशन, जो सेट करेगी, एक बाउंड्री कमीशन क्रिएट किया गया है. इस प्लान में बताया गया है कि वो बाउंड्री सेट करेगी, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाएगी, डिवीजन सेट करेगी कि कहां से बाउंड्री होगी, कहां से बंटवारा, पार्टीशन होगा इंडिया और पाकिस्तान का. नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन द 2 न्यू डोमिनियंस, ये जो 2 नए डोमिनियंस बनेंगे, दैट इज पाकिस्तान एंड इंडिया, ये डिसाइड करेंगे कि क्या रिलेशंस इनको आपस में रखना है, और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ इनको रिलेशन रखना है कि नहीं रखना है, ये इनके ऊपर है. नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोनों की अलग अलग बनेगी. पाकिस्तान की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी. सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी फ्रेम्ड फॉर दोज एरियाज ऑफ इंडिया विच एक्सेप्टेड पार्टीशन. ट्रांसफर ऑफ पावर बिफोर 1948, 1948 के पहले ही ट्रांसफर हो जानी चाहिए पावर, वुड टेक प्लेस अर्लियर देन जून 1948. एक्सेप्टेंस ऑफ द माउंटबैटन प्लान. अब माउंटबैटन प्लान कांग्रेस लीडर्स ने भी एक्सेप्ट किया. कांग्रेस लीडर्स ने ये सोचा कि भाई इतने ज्यादा दंगे हो रहे हैं, मास किलिंग, लोगों की फालतू में जाने जा रही हैं, इससे अच्छा है कि मुस्लिम लीग की जो डिमांड है पार्टीशन की, उसको ही एक्सेप्ट कर लें. काउंसिल ऑफ द मुस्लिम लीग तो चीयरफुली एक्सेप्ट करती है प्लान, क्योंकि वो बहुत खुश होती है, और मुस्लिम लीग यही तो चाहता था कि पाकिस्तान बने. तो ऑन 10 जून 1947 काउंसिल ऑफ द मुस्लिम लीग चीयरफुली एक्सेप्टेड द प्लान, दो दे वर नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड द वे पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड. दो गांधी जी स्टिल वॉज ऑपोज, लेकिन गांधी जी इसके बिल्कुल फेवर में नहीं थे. गांधी जी ऑपोज कर रहे थे, ऑपोजिशन कर रहे थे. येट ही वॉज पर्सुएटेड बाय अदर लीडर्स टू एक्सेप्ट द प्लान. लेकिन गांधी जी को भी पर्सुएटेड किया गया, मतलब कि रेडी कर लिया गया बाय अदर लीडर्स कि एक्सेप्ट करने का ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है, वरना मास किलिंग और दंगे होते रहेंगे.
और जिन्ना और मुस्लिम लीग के मेंबर्स भी लड़ते रहेंगे, तो यही एक ऑप्शन है कि प्लान को एक्सेप्ट कर लें। फाइनली ऑन 15th June 1947 कांग्रेस फॉर्मली एक्सेप्टेड द माउंटबैटन प्लान फॉर द फॉलोइंग रीजन। सेकेंड रीजन, द लीग हैड ज्वाइंड द इंटरिम गवर्नमेंट नॉट टू कोऑपरेट। सेकेंड रीजन ये भी था कि लीग ने ज्वाइन तो किया था इंटरिम गवर्नमेंट, लेकिन कोऑपरेट करने के लिए नहीं, बट टू ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब हम हमेशा लीग ने सोचा कि अड़चन लगाने के लिए और दंगे करने के लिए, डिमांड ऑफ पाकिस्तान क्रिएट करने के लिए, कि हम लीग ने कभी पॉजिटिवली कोऑपरेट करने का सोचा ही नहीं। तो इट्स बेटर कि इससे पहले कि अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो एटली ने यह भी बोला था कि अगर डिसाइड नहीं करते हैं लीडर्स पार्टी ट्रांसफर ऑफ पास का और फॉर्मेशन नहीं करते हैं गवर्नमेंट का, तो अगर ये पार्टीशन नहीं होता तो डिले होता, तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती। तो इट्स बेटर कि यही एक तरीका है। थर्ड, द ओनली ऑल्टरनेटिव टू पार्टीशन वॉज फेडरेशन विद अ वीक सेंटर। उनको लगता था कि पार्टीशन हो जाएगा तो स्मॉलर वुड बी मोर स्ट्रॉन्गर एंड अ स्मॉलर इंडिया विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी वॉज बेटर देन अ लार्ज इंडिया विद अ वीक सेंटर। तो एक इस पॉइंट ऑफ व्यू भी कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि उनको लगा कि ठीक है, अगर पार्टीशन हो जाता है तो स्मॉलर इंडिया वुड बी बेटर देन लार्ज इंडिया। अगर लार्ज इंडिया होने से क्या फायदा अगर वीक सेंटर है, मतलब कि गवर्नमेंट ही अगर देखिए, अगर पार्टीशन ना होता और मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ काम करते तो वो कोऑपरेशन तो चल नहीं रहा था, दंगे होते रहते, मास किलिंग होती रहती, तो वीक इंडिया रहता। तो इट्स बेटर कि हम पार्टीशन कर ही दें। इससे क्या होगा कि अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, अपना अपना बाउंड्रीज में गवर्नमेंट चलेगा, तो मास किलिंग तो नहीं होगी, कम से कम वीक तो नहीं बनेगा इंडिया। The leaders felt that further delay in the transfer of power would find India in the midst of the civil war. और हाँ, लीडर्स को भी ये महसूस हुआ, ये फील हुआ कि अगर हम डिले करते हैं और एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मतलब लीडर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा rather than accepting माउंटबैटन्स प्लान। तो अगर हम डिले करते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए तो इंडिया को कहीं ऐसा ना हो कि सिविल वॉर हो जाए, यही भी मतलब कम्युनल वॉर हो जाए। इट्स बेटर कि लॉर्ड माउंटबैटन ने जो प्लान लाया उसको एक्सेप्ट कर लें। द लीडर्स एज्यूम दैट पार्टीशन, ये पार्टीशन से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट जो डिमांड हुई थी उससे भी फ्री हो जाएंगे एंड अदर अनडेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स। फाइनली कांग्रेस हैड टू एक्सेप्ट दिस प्लान एंड ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंसेस, ये सब पाकिस्तान चले गए। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलहेट ने ईस्ट बंगाल को ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस लीडर्स फेल्ट दैट द कंटिन्यूएंस ऑफ ब्रिटिश रूल नेवर कुड बी बेनिफिशियल फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडियंस। और कांग्रेस लीडर्स को यह भी फीलिंग हुई और ये महसूस था कि अगर ब्रिटिश रूल कंटिन्यू कर चलता रहा तो इंडियंस के लिए बिल्कुल भी वेलफेयर नहीं हो पाएगा। इट्स बेटर कि हम पार्टीशन ही सही, कम से कम अपने हाथ, इंडियन हैंड्स के हाथों में तो आ जाएगा पार। तो हेंस दे शुड क्विट एज अर्ली एज पॉसिबल, मतलब ब्रिटिश रूल जितनी जल्दी क्विट हो जाए उतनी अच्छा है। नेक्स्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये रूल एक्ट बना 1947। फाइनली ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लॉर्ड माउंटबैटन्स प्लान, जब कांग्रेस और लीग ने दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना। British Prime Minister introduced this Indian Independence Bill in the House of Commons on 4th July 1947 and it was passed by both the houses of the British Parliament on 15th July 1947. It received the royal assent. Royal signature होता है 18th July 1947. Main provisions of the act were as follows. Creation of two dominions, that is India and Pakistan. ये दोनों independent dominion पार्टी इंडिया का पार्टीशन होगा और दो independent dominions बनेंगे, namely India and Pakistan would be formed on 15th August in 1947. 15th August 1947, children, we all know this is an Independence Day. We celebrate this day as an Independence Day every year. The act provided the legislative supremacy of both the dominants. इस act ने दोनों dominions को, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, दोनों को लेजिस्लेटिव पावर दी है। पाकिस्तान में सिंध, बैलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलहेट वुड बी इन असम। इंडिया वुड इंक्लूड ऑल द रिमेनिंग टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज दोनों डोमिनियंस की एक्ट करेगी एज द सेंट्रल लेजिस्लेचर्स वुड हैव पावर टू मेक लॉ फॉर द रिस्पेक्टिव डोमिनियन। अपने अपने डोमिनियन के लिए वो रूल्स एंड लॉज बनाएंगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दे वुड एक्ट एज सोवरेन बॉडीज फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस, मतलब वो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्री हैं अपने डोमिनियंस के लिए लॉज बनाने के लिए, अपने डोमिनियन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए फ्री हैं। नाउ नेक्स्ट पेज, गवर्नर जनरल। देयर वुड बी अ गवर्नर जनरल। हर एक डोमिनियन का, मतलब इंडिया का और पाकिस्तान का, अपना अपना गवर्नर जनरल होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह काम करेगा। ही हैड टू एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर। मिनिस्टर की एडवाइस पे वो काम करेगा, गवर्नर जनरल। द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज टू बी एबॉलिश्ड। सेक्रेटरी स्टेट का जो ये काम था ये अब स्टॉप हो गया। अब ये कोई ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोई नहीं रहेगा। प्रिंसली स्टेट्स। ऑल अग्रीमेंट्स बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द रूलर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स वुड लैप्स। जितना भी अग्रीमेंट अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट से, जितना भी प्रिंसली स्टेट्स का जो भी कॉन्ट्रैक्ट था, जो भी अग्रीमेंट्स था, वो सब अब खत्म। अब वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं। Arrangements concerning custom, transit, communication were to continue until they were denounced by the two dominion. जब तक दोनों डोमिनियन मतलब इंडिया और पाकिस्तान अपने रूल्स को, जो रूल्स अरेंजमेंट्स बन चुके हैं, कस्टम ड्यूटीज, कस्टम टैक्स, ट्रांजिट, कम्युनिकेशन, ब्रिटिश का बनाया हुआ, वो अभी तक कंटिन्यू होता रहेगा। अगर डोमिनियंस हटाना चाहती है तो जब तक हटाएगी तब हट जाएगा। डिविजन ऑफ इंडियन आर्मी एंड द शेयरिंग ऑफ एसेट्स। इंडियन आर्मी का डिवीजन होगा, बिल्कुल होगा, बिटवीन द टू डोमिनियंस, दोनों इंडिया पाकिस्तान के बीच में आर्मी का भी डिवीजन होगा और इसके लिए स्टेप्स वर टेकन टू शेयर। और जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, ये भी दोनों डोमिनियन अपने अपने लैंड, जो लैंड हिस्से में आ रही है उसके हिसाब से एसेट्स और लायबिलिटीज भी शेयर होगी। टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स, provisions were made for safeguarding the interest of the existing officers appointed by the Secretary of State. The Secretary of States, however, lost his power for future appointments. तो अब Secretary of State का तो कोई रोल नहीं है, वो तो एबॉलिश्ड हो गया, तो अब फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स तो उनकी होंगी नहीं, उनकी पावर लॉस्ट हो गई। लेकिन हाँ, जो एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स हैं उनके लिए सेफगार्डिंग के लिए प्रोविजंस बने हुए हैं। नाउ द लास्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। फाइनली ब्रिटिश रूल एंड होता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अप्लाई होता है। बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो गए हैं। एक है डोमिनियन ऑफ इंडियन यूनियन, दूसरा है डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। अगस्त 15, 1947 ये दिन इंडिपेंडेंस का दिन है दोनों के लिए, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए, क्योंकि 14 अगस्त की रात पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस दिया जाता है। तभी जब इंडिया से पाकिस्तान की टेरिटरीज को हटाया जाता है, सेपरेट किया जाता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है पाकिस्तान का, तभी इंडिया फ्री होता है। तो इंडिया का इंडिपेंडेंस 15 अगस्त इसलिए बोला गया है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रांसफर्ड पावर टू बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान कंप्राइज्ड बालूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, वेस्टर्न पंजाब, ईस्ट बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलहेट इन असम, ये सब पाकिस्तान में जाता है। और रेस्ट ऑफ इंडिया ज्वाइंड द डोमिनियन ऑफ इंडिया, बाकी जो पार्ट्स हैं वो सब इंडिया में आता है। द नेटिव स्टेट्स कुड ज्वाइन ईदर ऑफ द टू डोमिनियंस। नेटिव स्टेट्स के पास ऑप्शन है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंट है, वेदर दे वांट टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान, दे आर फ्री ऑप्शन। स्पेशल सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड इन द मिडनाइट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्पेशल सेशन रखा गया था रात में, इन द मिडनाइट ऑफ 14-15 की जो रात होती है, 14 की रात 1947 को रखी गई थी, जिसमें लॉर्ड माउंटबैटन वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, took the oath as the first prime minister of India. After the departure of Mountbatten, जब माउंटबैटन इंडिया से चले गए, चक्रवर्ती राजगोपालचारी फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया के बनते हैं। Now here the chapter is end. In the next video I'll discuss question answers. Thank you.